हेलो गाइस, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी प्रवर्तक यानी कि कंपनी प्रमोटर्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूं आज की इस वीडियो की, तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं आज का एजेंडा कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक के अर्थ के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक के कार्य और कर्तव्य के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे राइट्स ऑफ द प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक के अधिकार के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक के दायित्व के बारे में। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भैया एक बात बताइए, प्रमोटर कौन होता है। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, प्रवर्तक को अंग्रेजी में प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है, प्रवर्तक से आज से ऐसे व्यक्ति से है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी के निर्माण का विचार आता है। सपोज दैट मोहित सक्सेना जी ने ये सोचा कि हमें मोहित सक्सेना क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, तो उस कंडीशन में मोहित सक्सेना जी कौन हुए? मोहित सक्सेना क्लासेस के प्रमोटर। हो सकता है किसी कंपनी के एक से अधिक डायरेक्टर हों, एक से अधिक मैनेजर हों, लेकिन प्रमोटर कितने होंगे? केवल एक। ठीक है जी। इसीलिए कहते हैं कि प्रवर्तक से आज से ऐसे व्यक्ति से है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी के निर्माण का विचार आता है। लेकिन यहाँ पर हमने साधारण शब्दों में लिखवाया है कि प्रवर्तक से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो कि कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है। और प्रवर्तन से आशय ऐसी क्रियाओं से है जो कि आरंभ से लेकर, जो कि एक व्यक्ति द्वारा आरंभ से लेकर व्यापार प्रारंभ करने तक की जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रवर्तक से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो कि कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है, और प्रवर्तन से आज से ऐसी क्रियाओं से है जो कि आरंभ से लेकर व्यापार प्रारंभ करने तक की जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके माइंड में विचार आया कि मेरे को एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है जिसका नाम मोहित सक्सेना क्लासेस रहेगा, जिसमें हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। 5 लाख रुपए के साथ में हम ये कोचिंग स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ हमारे 4 मेंबर और रहेंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो डिसाइड कर रहा है वही बंदा कौन है? प्रमोटर। जैसे प्रमोटर ही क्या सोचेगा कि कंपनी का नाम क्या रहना चाहिए, प्रमोटर ही क्या सोचेगा कि कंपनी का स्थान कहाँ रहेगा, यानी कि कंपनी व्यापार कहाँ करेगी। ठीक है जी। प्रमोटर ही डिसाइड करेगा कि हमारी जो कंपनी है उसका उद्देश्य क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तीसरे नंबर पे प्रमोटर ही ये डिसाइड करेगा कि हमारी कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी, यानी कि हम जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो कितनी कैपिटल के साथ में करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कंपनी के नाम का चयन करना, कंपनी का नाम क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, उसका स्थान क्या रहेगा, कितनी पूंजी के साथ वो व्यापार प्रारंभ किया जाएगा। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की खोज करेगा कि हमारी कंपनी में और कौन कौन मेंबर्स रहने चाहिए। और उसके बाद में जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी और प्रवर्तक को लगता है कि हमें इसे और ऊंचे लेवल पर लेकर के जाना चाहिए और आईपीओ लेकर के आना चाहिए, तो क्रय विवरण का निर्गमन ये करेगा। और उसके बाद में आपको एक छोटा सा गाना शायद याद होगा, एक गाना बीच में बहुत चला था, अलवेले तांगे वाला। हैं जी, अलवेले तांगे वाला। तो यू से हो गया अंडर राइटर की नियुक्ति ये करेगा, यानी कि अभिगोपक की नियुक्ति ये करेगा। एल से लीगल एडवाइजर यानी कि वैधानिक सलाहकार की नियुक्ति ये करेगा। बी से बैंकर यानी बैंकर की नियुक्ति ये करेगा। ए से ऑडिटर यानी अंकेक्षक की नियुक्ति ये करेगा। ठीक है जी। एल ई से कुछ भी नहीं है। इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन पत्र भेजेगा और प्रारंभिक व्ययों का भुगतान कर देगा लास्ट में जा करके। ठीक है जी। तो प्रबंधक जो प्रवर्तक है उसके कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले कंपनी का नाम क्या होगा, स्थान क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, पूंजी कितने रुपए की पूंजी लगा करके वो व्यापार प्रारंभ किया जाएगा, और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की खोज करेगा। इसके अलावा वो अलवेले तांगे वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा। यू से एक तो अंडर राइटर की नियुक्ति करेगा, एल से लीगल एडवाइजर यानी कि वैधानिक सलाहकार की नियुक्ति करेगा,
बी से बैंकर यानी कि बैंकर की नियुक्ति करेगा, ए से ऑडिटर यानी कि अंकेक्षक, सी ए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति करेगा। इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन पत्र भेजेगा और 12वें नंबर पर प्रारंभिक व्ययों का भुगतान कर देगा। इस तरीके से ये सारे के सारे कर्तव्य या कार्य इसके हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके अधिकार की, जब प्रवर्तक ने प्रारंभिक व्ययों का भुगतान किया है तो इसे इसको प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। तो पहला तो प्रारंभिक व्यय पाने का अधिकार है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसे अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रोस्पेक्टस अगर किसी प्रमोटर ने इशू किया है और उसमें कोई मिथ्या कथन है, यानी कि कोई मिस स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई गलत बात आपने लिख दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। मान लो पहले आपको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था पिछली साल, लेकिन प्रोस्पेक्टस में आपने दिखा रखा है 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है जी। और मान लीजिए आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, आपको कहीं क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, और आपके साथ के जो भी सहप्रवर्तक हैं आप उससे क्या ले सकते हैं, आनुपातिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने बिजनेस में अकेले प्रमोटर नहीं है, आपके साथ में और भी कोई प्रमोटर है और आप पे पेनल्टी लगती है सपोज दैट 10 करोड़ रुपए की, तो हो सकता है आप 5 करोड़ रुपए उससे ले लें। कुल मिलाकर के प्रवर्तक को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार या पारिश्रमिक पाने का अधिकार। यानी कि प्रवर्तक जब इतनी सारी मेहनत करता है तो इसको क्या है कि भाई साहब पारिश्रमिक देने का भी जो है वो पाने का अधिकार दिया गया है। और पारिश्रमिक का भुगतान निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा किया जा सकता है। कि पहला तो हो सकता है कि किसी प्रवर्तक ने 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 20 लाख रुपए की कंपनी को बेच दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया मोटा मोटा। यानी प्रवर्तक किसी संपत्ति को खरीद कर उसे अधिक मूल्य पर कंपनी को बेच सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है कि प्रवर्तक किसी संपत्ति को खरीद कर उसे कमीशन पर कंपनी को बेच सकता है। जैसे 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है या 10 लाख रुपए की कोई संपत्ति है, उसका क्या हुआ कि प्रवर्तक बोला मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मात्र 2%, यानी कि इसका क्या होगा, सॉरी 20%। तो 2 लाख रुपया क्या है कि उसकी जेब में आ जाएगा, ये उसका रेम्यूनरेशन हो जाएगा। और तीसरी तरीके से प्रमोटर किस तरीके से पैसा कमाता है कि प्रवर्तक पारिश्रमिक के रूप में एक मुश्त राशि भी प्राप्त कर सकता है। मतलब कंपनी से ये एग्रीमेंट कर सकता है कि भैया ऐसा है कि मेरे को ना तो मैं तुम्हें कम मूल्य पर किसी संपत्ति को खरीद करके अधिक मूल्य पर बेचूंगा, और ना ही मैं कमीशन के रूप में आपसे कुछ लूंगा। मेरे को तो आप सीधा सीधा एक चीज कर दो कि भैया लमसम अमाउंट मेरे को दे दो, मेरे को आप 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से देते रहो, बस छुट्टी। तो इस 3 तरीके से पारिश्रमिक जो है वो प्रवर्तक प्राप्त कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रवर्तक के दायित्व की, तो सबसे पहले कंपनी का समामेलन होता है, यानी कि सबसे पहले तो कंपनी का निर्माण होता है, सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर भी प्रवर्तक का दायित्व बनता है। समामेलन के बाद में जब कंपनी बन करके खड़ी हो जाती है और कंपनी को और पैसा जुटाना होता है और आईपीओ लेकर के आना होता है, तो क्रय विवरण का निर्गमन करना होता है, और क्रय विवरण के निर्गमन पर भी प्रवर्तक का दायित्व उत्पन्न होता है। मान लो हमने कंपनी चलाने के लिए लोगों से पैसा उठाया, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं चला पाए और कंपनी का समापन करना पड़ा, वहाँ पे भी प्रवर्तक का दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी का समापन कितने तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कि जितने साझेदार हों उनकी मृत्यु हो जाए और कोई और दिक्कत हो, और एक दिवालिया होने पर दायित्व। तो इस तरीके से कुछ आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कंपनी के प्रवर्तक का दायित्व यह है कि वह समामेलन अर्थात रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सही सूचना दे। यदि कोई प्रवर्तक इस दायित्व का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसे सजा एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए आप एज ए प्रमोटर कोई भी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में जा रहे हैं, तो आपको जो है वो ठीक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। अगर आप नहीं देंगे तो उस कंडीशन में आपको दंडित किया जाएगा। इसी तरीके से क्रय विवरण के निर्गमन जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सही सूचना दें, कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके उसमें कोई गलती करते हैं तो आपको सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के समापन पर भी दायित्व आपका उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रवर्तक का ये दायित्व है कि वह कंपनी के समापन पर अपने सभी ऋणदाताओं का भुगतान कर दे। यानी अगर मान लीजिए प्रवर्तक
कि जो भी कंपनी है उसने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ है और कंपनी का वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो उसकी ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो अपने सारे के सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट करे। इसके बाद मृत्यु पर क्या दायित्व है? यदि उसने अपनी मृत्यु से पहले कोई अनुचित लाभ कमाया है तो उस दशा में ऐसे लाभ को प्रवर्तक की संपत्ति से वसूल किया जा सकता है। आप इसका रट्टा लगा लेंगे कि कंपनी के प्रवर्तक का यह दायित्व है कि यदि उसने दिवालिया होने से पहले कोई अनुचित लाभ कमाया है तो उस दशा में ऐसे लाभ को प्रवर्तक की संपत्तियों से वसूल किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रवर्तक के दायित्व, ये इधर आना चाहिए था, प्रवर्तक के दायित्व का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जब एक प्रवर्तक प्रवर्तन का दायित्व कार्य करता है। क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रवर्तक का दायित्व कब प्रारंभ होता है, तो प्रवर्तक का दायित्व जो है वो उसी समय प्रारंभ हो जाता है जिस समय वो प्रवर्तन का कार्य जो है वो प्रारंभ करता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।